हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं आज हाजिर हूँ सीटेट दिसंबर 2019 पेपर वन ईवीएस के साथ। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि सीटेट ईवीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले अगर आपने सीटेट दिसंबर 2000 जनवरी 2021 वाला जो पेपर मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपडेट करूँ मैं, अपलोड करूँ मैं, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो ये जो मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, ये जस्ट पेपर वन है आपका। दिसंबर 2019 में जो पूछा गया था सीटेट ईवीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ये पहले मैं आपको बता दूं कि है तो ईवीएस में डाला गया, लेकिन ये क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है, ठीक है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चलती है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाल पूछिए तो चाल का जो फॉर्मूला है, चाल जो पूछेगी, चाल का जो फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हमको पहले समय निकालना है, दूरी ऑलरेडी दे रखी है। और इसके लिए आपको एक चीज़ पे बहुत ख़ास ध्यान देना होगा। ट्रेन जो है 29 नवंबर को चली है, ठीक है। और चली कितने बजे है ये ट्रेन, देखिए यहाँ पे 19:45। अब मैं आपको बता दूँ, ये 24 घंटे में घड़ी है। ये एक घड़ी होती है 12 घंटे में, एक घड़ी होती है 24 घंटे में। जब 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 बजता है, तो समझिए कि वो घड़ी 24 घंटे में सेट है। और जो घड़ी 12 के बाद 1, 2, 3, 4 फिर से बजता है, तो वो समझिए कि 12 घंटे। तो यहाँ पे जो है ये शाम का 7:45 है। 29 नवंबर को शाम 7:45 बजे ये चलती है। अब जो है एक बात आपको याद रखनी है कि 12 महीने में 4 महीने सिर्फ ऐसे हैं, सिर्फ 4 महीने जिसमें 30 दिन होते हैं। पहला है अप्रैल, दूसरा है जून, तीसरा है सितंबर और चौथा है नवंबर। इन 4 महीनों में, बाकी आप फरवरी का तो आपको पता ही है कि 28 या 29 दिन का होता है। तो अब देखिए 29 तारीख को चलिए 7:45 पे, 29 नवंबर, उसके बाद 30 नवंबर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ईजी तरीका, 29 नवंबर शाम 7:45 से लेकर 30 नवंबर शाम का जो 7:45 हो रहा है, हो गया 24 घंटा। मेरी बात को आप समझिएगा और इसको कैलकुलेट खुद से भी कर लीजिएगा। 24 घंटा हो गया। उसके बाद जो है 30 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अब 1 दिसंबर होने में, मतलब जो है 1 दिसंबर होने में यहाँ पे 7:45 बज रहा है। तो लगभग लगभग 4.25 घंटा यहाँ पे बाकी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पोर्शन जो है, ये 1 दिसंबर को जो ये पहुँच रही है 11:45 पे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। 11:45 का मतलब है दिन का 11:45 है, सुबह का 11:45 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया कि 29 नवंबर से 7:45 से लेके शाम का 7:45 और 30 नवंबर का शाम 7:45, ये हो गया 24 घंटा। अब 7:45 से 12 बजने में, रात का 12 बजने में, जो कि 1 दिसंबर हो जाएगा, बचा है आपके पास लगभग लगभग 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट वो, और इधर का ये जो आपका 11:45 हो रहा है दिन का। तो अब इसको अगर आप जोड़ेंगे रात के 12 बजे से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घंटा ये और 45 मिनट। उधर 4 घंटा 15 मिनट है और इधर 11 घंटा 45 मिनट है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 4 घंटा 15 मिनट और 11 घंटा 45 मिनट, लगभग लगभग आपका हो गया 16 घंटा ये और 24 घंटा उधर, तो हो गया 40 घंटा टोटल, ठीक है। 40 घंटा हुआ। अब 40 घंटा जो आपका समय निकल गया 40 घंटा, तो आप 2120 है, आप 2120 को 40 घंटे से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 2120 को 40 घंटे से आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद ये आपका ऑप्शन जो होगा, इसमें से आप निकाल सकते हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। इसको आप खुद से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कराया है, और इस तरह का क्वेश्चन एक बार ज़रूर पूछता है। बस 2120 को 40 घंटे से आपको डिवाइड कर देना। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दे दूँगा। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे। और पुराना वाला भी वीडियो देखिएगा, उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और थोड़ा जल्दी करते हैं इस चीज़ को क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? मैंने आपको बिल्कुल साधारण से शब्दों में बताया है कि कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं वो वेटलिफ्टर हैं, ये भारोत्तोलक हैं और इन्होंने भारत के बाहर लगभग 29 मेडल्स जीते थे, ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं कि दिल्ली की जो सरकार है इन्होंने, उसने जो है दिल्ली में इनको, जो दिल्ली पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई उसका इनको क्या बनाया हुआ है, वाइस चांसलर बनाया गया है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कौन सा एक जड़ों का समूह है? सिंपल सी बात है भैया, गाजर चुकंदर और मूली। और ये आप, आई डोंट थिंक कि आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों गाजर चुकंदर और मूली जो है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये एक दो तीन ऑप्शन जो है वो क्यों जो है मतलब जड़ों का समूह नहीं, क्यों गाजर चुकंदर मूली है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है, सिंपल सी बात है यार, ये मैंने आपको बता रखा था कि रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए नेपेथिन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेपेथिन्स वो पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल यही लाइन मैंने आपको लिखाई भी थी कि जो पौधा है यहाँ पे पाया जाता है। अगला, इसका आकार घड़े जैसा होता है, घोड़े जैसा नहीं, घड़े की तरह ये होता है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बना होगा एकदम ऐसे, और इसके ऊपर जो है ऐसे ढक्कन टाइप का होता है। ढक्कन में जब ये कीटवा को खींच लेता है ना तो बंद कर लेता है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये घड़े की तरह होता है, ये भी सही है, घड़े की तरह होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे की, बिल्कुल गलत बात है। एक बात आपको और बता दूं, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। सीटेड में एक चीज़ है, एक कॉमन सी ट्रिक बता दूं, जिस ऑप्शन में ये केवल दिख जाए आपको वो ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। अगला लेते हैं, यह छोटे कीड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, गलत बात है। मैंने बताया था ये एक अलग तरह की गंध निकलती है इससे, जिसकी वजह से कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। गंध, आवाज़ नहीं, महक छोड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी सही होगा। तो देखिए ए और बी कहाँ आता है, ये पहला वाला, ठीक है। इसमें ये जो है पहला वाला ये सही है, ए और बी। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए किस राज्य में? देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दांडी यात्रा सन 1930 में इन्होंने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। कारण क्या था, ये अपने कुछ लोगों के साथ इन्होंने मतलब साबरमती आश्रम का जो है, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था और कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे, ठीक है। उसका कारण ये था कि उस समय नमक पे बहुत भारी टैक्स लगाया जाता था और भारतीयों को नमक बनाने की आज़ादी नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना, सिनकोना का नाम आ गया, सीधे सीधे मलेरिया की बात की जा रही है, याद रखिएगा। सिनकोना यहाँ पे आपको दिख गया, सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है, वो मलेरिया की दवा है, ठीक है। तो मलेरिया ऑप्शन सही है इसमें। अगला लेते हैं। देखिए ये प्रश्न पिछले वाले में भी मैंने आपको छोड़ दिया था, उसके पीछे एक कारण है कि मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ और आप खुद प्लीज़ करिएगा इसको। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वो बी पर जाते हैं जो एक है। देखिए इसको मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, एक तो ये लंबा क्वेश्चन है, लंबा तो छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे उत्तर पश्चिम में इसका आंसर आएगा, मैंने इसको किया हुआ है और ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। इसको आप खुद से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज़ मुझे करके बताइएगा। और अगर ना कर पाएँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको करके आपको दे दूँगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपको मैप से और ये दिशा से ज़रूर पूछता है, तो एक बार आप इसको करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिराव कहाँ का नृत्य है, मतलब चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? अब चिराव जो नाच है मैं आपको बता दूं यहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। अरे भैया उड़ीसा कहाँ लेके चले गए तुम? केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अरे नहीं नहीं नहीं। तीसरा है कर्नाटक, अब छत्तीसगढ़ भी लेके पहुँच गए। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसमें बता दूं
कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये देख के समझ में आ जाता है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है तो याद रखिएगा ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। जब आप इसको पढ़ेंगे समझ जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में क्यों संख्यात्मक कौशल का ये विकास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने खुद ही अपना भेद खोल दिया कि पर्यावरण अध्ययन की जो है वो सिर्फ 3 से 5 तक चलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये 1 और 2 में अगर कहीं लिख देता है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल गलत है। 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न कुछ और है, इसको हम लेते हैं कि संकलित करता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ईवीएस जो है, ईवीएस इंटीग्रेट करके, मतलब अलग विषय क्षेत्रों को इसमें शामिल करके पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं वो ये है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को इसमें संकलित करता है। विज्ञान की अवधारणाओं को सिर्फ नहीं करता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सिर्फ नहीं है, इसमें पर्यावरण शिक्षा भी है, याद रखिएगा। चौथा है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं की, मुझे बात वही आ रही है कि एक को छोड़ दे, पर्यावरण भी है, सामाजिक अध्ययन भी और विज्ञान भी, इन तीनों को मतलब एक साथ इंटीग्रेट करके चलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब देखिए क्या सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक, अभी बताएं कि पर्यावरण अध्ययन 1 में पढ़ाई भी नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत बात। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अरे भाई ये तो हमारी बात लग रहा है सुन लिया है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को, नहीं भाई, 2, 3, 4 कहाँ, 3, 4 में तो खुद पर्यावरण है, 2 में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 और 2 को के पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत है। चौथा देखते हैं, 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के दौरान, नहीं भैया, उसको गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। देखिए ये इंगित क्या करता है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में खोज के तुम काम करो, अपने से काम करो, तो ये चीज़ दिखा दी कि भैया ये जो है बाल अध्ययन केंद्रित है, जो पर्यावरण है वो बाल अध्ययन केंद्रित है। वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, मैं आपको बता दें कि अब जो एडुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड है। तो अगर आप उनको खोज करके खुद से उनके विचारों को रखने की बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है? मैंने देखिए आपको 4 सब थीम बताई थी, 6 थीम बताई थी और 4 सब थीम बताई थी। तो एक बात याद रखिएगा, परिवार और मित्र थीम है, भोजन थीम है, चीज़ें हैं, हम कैसे चीज़ें बनाते हैं। देखिए ठीक है, इसमें जो सब थीम की बात की गई, उप प्रकरण की, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, सब अंडर थीम सजेस्टेड सब थीम की बात की गई है, तो जानवर है, जानवर सब थीम के अंदर आता है। पिछला क्वेश्चन में भी मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप उठा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो आपको चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो कभी क्लियर नहीं होने वाली। थीम और सब थीम क्या क्या है मैंने आपको बता दिया था पिछले उसमें, मैंने आपको थीम और सब थीम बताया था, आप उसको उठा के देखिएगा कि क्या है। तो जानवर जो है वो सब थीम का पार्ट है। 6 थीम बताई गई हैं और एक थीम के 4 सब थीम बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? अब देखिए गलत जब आप निकालेंगे ना तो खुद आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताया था कि केवल जिसमें आ जाए वो ऑप्शन गलत है, ये गलत है। कौन सी वांछनीय गति? अब देखिए पहला दिया विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, पर्यावरण की अवधारणाओं संबंधित बच्चों को महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, नहीं। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखी, नहीं। ये जो है इसका ऑप्शन सही है, ये वांछनीय गतिविधि की विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये एक वांछनीय गतिविधि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना। देखिए बच्चों का सक्रिय भाग लेना तो बहुत जरूरी है भैया। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है। बच्चों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा, नहीं। पाठ्य पुस्तक के अंदर वो व्याख्या और परिभाषा आ जाता है। तो ए, बी और सी की बात करें, यहाँ पे पहला सही है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला बिल्कुल सही है।
बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से अगर उनको सुनाएंगे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से, तो इसके ज़रिए आप उनको प्रभावशाली तरीके से उसमें जोड़ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका केवल ए और बी होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता का, देखिए ठीक है, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बिल्कुल सही बात है। बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बिल्कुल सही है भाई। जब जानवर का चित्र बनाएंगे तो उनकी अवलोकन शक्ति तो बढ़ेगी। जब देखेंगे कि अच्छा हथिया कैसे था, सुनवा उसका कहाँ था, दतवा उसका कहाँ था, इस तरह से जब देखेगा ना तभी ना करेगा। सी है, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास भी होगा। डेफिनेटली जब ड्राइंग करता है आदमी तो खूबसूरती की बात करता है। तो ए, बी और सी वो सही है। मैं आपको बता दूं, ए, बी और सी तीनों जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना। नहीं भाई, अनुशासनहीनता को काहे रोकेंगे आप? अब अनुशासनहीनता जो है रोकने के लिए यही कला ही एक माध्यम बचा हुआ है। नहीं, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। चलिए देखते हैं। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से, देखिए समय से पूरा करना नहीं, समय से पूरा करना मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा कुछ। तो बचता है ए, बी और सी। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए नहीं, समूह में सीखना ठीक है। बी और सी जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे, देखिए सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परिवार के सदस्य बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन को सीखने में, समुदाय के सदस्य भी हैं, समाचार पत्र में सबसे, यहाँ पे बोला कि सबसे प्रभावशाली की बात की गई। कक्षा है लेकिन सबसे प्रभावशाली ये 3 हैं। ठीक है, तो आप ए, बी और सी के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। कक्षा है लेकिन सबसे प्रभावशाली जो चीज़ें हैं ये, देखिए कक्षा में बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए क्षेत्र भ्रमण की भी आवश्यकता होती है, और इन तीनों ऑप्शन में वो ऑलरेडी क्षेत्र भ्रमण कर सकता है। परिवार में है तो एक तरह से वो अपने आसपास में भी जा सकता है, समुदाय के लोगों से मिलेगा। ठीक है, समाचार पत्र के माध्यम से भी उसको बहुत सारी जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं पेपर में जो पर्यावरण के बारे में छपे होते हैं, पेड़ों की कटाई के बारे में छपे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रियों के बारे में छपे होते हैं, तो उनसे भी वो उसके प्रति संवेदनशील हो सकता है, उस चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली की बात की गई है तो ये 3 ऑप्शंस होंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का, देखिए बिल्कुल ओपन एंड शट क्वेश्चन है। अगर आप पर्यावरण में सीखने के सिद्धांत की बात करेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा, ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन है कि जब भी पर्यावरण अध्ययन में हमसे ये पूछा जाता है कि कौन से सीखने के कौन से सिद्धांत का अनुसरण आप करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन की तरफ आप जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का, रचनात्मक मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, पोर्टफोलियो ठीक है, क्रम निर्धारणी का मापन, रेटिंग स्केल ठीक है, वर्णन, वार्षिक, ये देखिए समेटिव असेसमेंट का पार्ट है ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो आप वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है ये नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो ये वाला नहीं है। अब आपको अगर डाउट हो तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस देख लीजिएगा कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। एफए की बात की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड के जो लोग हैं जो पढ़े हुए हैं उनको पता होगा एफए और एसए में डिफरेंस क्या है, तो इसलिए ये वार्षिक की जब आप बात करेंगे एनुअल अचीवमेंट की, आप समेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिव, ये तीनों उसके अंतर्गत आते हैं और ये जो है एक समेटिव के अंतर्गत आता है। चलिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, किस चीज़ को जो है इनमें से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में से हटाना चाहिए? आकलन में से पहला देखते हैं, बच्चों के उत्तरों का सही या गलत में आंकना,
दूसरा है कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक में से पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, मतलब क्या दूर कर देना चाहिए, तो ये तो दूर नहीं करेंगे। आकलन के संकेतों का क्यों दूर करेंगे, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन बिल्कुल नहीं। तो ये जो हाँ और ना में जो प्रश्न पूछते हैं ना, हम अगर हटाना है तो आप इसको हटाएं, बाकी ये तीनों आप नहीं हटा सकते हैं। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अब देखिए क्या सीखने को मिल सकता है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती, चलिए ठीक है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती, ठीक है। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से नहीं, इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन है, देखिए इसमें सब कुछ समाहित हो जा रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने पे, उनके अनुभव साझा करने पर, उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यही है कि वो उनको इनकरेज करें कि भैया इसको अवलोकन करो, इसको देखो आप कैसे हो रहा है, उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस को बताओ, उस पर बातचीत करो, ये बिल्कुल सही है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? सिंपल सी बात है यार, भाई साहब भिन्न है, कौवा, ठीक है। चलिए कॉलम 1 कॉलम 2, अब आ गया मेरा ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब देखिए है क्या, शहर है, कॉलम 1 शहर राज्य अत्यधिक पसंदीदा भोजन, ये दिया हुआ है, किसको किससे मिलाना है। देखिए सबसे पहले हांगकांग जो है ये पकाया हुआ सांप खाते हैं सब, ठीक है। लिंग हु फेन पढ़ाया था, याद है, ये वही है। केरल बताया था ना, टैपियोका, याद करिए। गोवा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, और कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछली। अब आप देख लीजिए, ए का क्या है 5, बी का क्या है पहला, सी का क्या है दूसरा, और डी का क्या है तीसरा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नीचे देखिए, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? भैया सीधा सा है मैना, झटके से तड़ाक तड़ाक इधर उधर आगे पीछे करना, ठीक है। चलिए, घरों के नीचे दिए गए विवरण को पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सही बात है भैया, हम कहाँ कह रहे नहीं रहते हैं, बिल्कुल सच बात है, एकदम सत्य है ये, एकदम 100%। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। अरे गधा, मनाली में कहाँ बनाते हैं, ये तो हम असम में ना बनाते हैं 10.5 से 12 फीट पे, 3 मीटर और 3.5 मीटर के आसपास। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। देखिए ये मैंने लेह वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये चीज़ मिस हो गई है, बिल्कुल सही है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। निचली मंजिल पे जो ज़रूरत का सामान है उसको रखते हैं, या जानवरों को भी रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए और सी है ये सही है, इसमें ये आप इसके साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है ना। अब विचार करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। मैंने आपको बताया था सोने के बारे में कि बिल्कुल सही है, हथिया जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, अरे कहाँ चले गए हम यहाँ, ये 200 किलोग्राम तो है ही नहीं, ये तो 100 किलोग्राम है भैया, ये 100 किलोग्राम जो खाता है, ठीक है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना, बिल्कुल सही बात है, बहुत पसंद है। और जो है डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती। मैंने आपको बताया था कि हाथियों के झुंड में एक तो सारी की सारी हथिनियाँ होती हैं, अगर बच्चे हैं तभी वो रहेंगे। देखिए नर और मादा की मैं बात कर रहा हूँ। झुंड में ज़्यादातर सारी की सारी मादाएं होती हैं, ठीक है। और उसमें जो बुजुर्ग हथिनी है सबसे, वही फैसले लेती है, वही लीडर होती है, वही मुखिया होती है। तो ए, सी और डी सही है, ठीक है। बी, जो बी है वो गलत है, 200 किलोग्राम नहीं, 100 किलोग्राम पत्ते खाता है। तो हम आपको ले लेते हैं ए, सी और डी को। तो ए, सी, डी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, सी, डी ए कर दिया इन्होंने, तो ये आपका सही है। तो दोस्तों ये था दिसंबर 2019 सीटेट पेपर 1 ईवीएस का कुछ सॉल्यूशन। और अगर इसमें कुछ आपको कमी या कुछ गलत या सही लगता है तो आप अपने विचार रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें
और जिनको इसकी आवश्यकता है उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें। आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाले टाइम में जो है मैं CDP भी कराने वाला हूँ इंशाल्लाह।